हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। चलिए, अमृत उपाध्याय 007 मेरे इंस्टा का पता और अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम का पता, जिस पर आपको PDF मिलती है। देखिए, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। सबसे पहले ये मामला आया फोन टैपिंग को लेकर। आपको पता होगा कि फोन टैपिंग एक जमाना था भाई, IT का जमाना नहीं था। मोबाइल्स छोटे वाले आए 90s के दशक में। उस समय तक तो ऐसा स्मार्टफोन का कोई प्रचलन नहीं था, अलग अलग तरीके नहीं थे, ईमेल का इतना प्रचलन नहीं था। तो किस चीज का प्रचलन था? एक फोन, वो भी बेस फोन। ज्यादातर घरों में क्या देखते थे? बेस फोन। जब मोबाइल क्रांति आई तब तो ठीक है, छोटा वाला मोबाइल सबके हाथ में आ गया, लेकिन फिर भी वो स्मार्टफोन नहीं था जिससे डेटा की चोरी का डर हो। लेकिन एक डर तो हमेशा बना हुआ था कि आपकी बातचीत को क्या कोई सुन रहा है। अगर आपकी बातचीत को सुन रहा है तो सोचिए, मान लीजिए कि आप किसी अपने दोस्त से बातचीत कर रहे हैं फोन पर, आज के दौर में भी या उस दौर में भी। जब आप बातचीत कर रहे थे तो आपने कई सारी ऐसी बातें बोली जो सिर्फ आप और आपके उस मित्र के बीच होनी चाहिए। उसका किसी और को जानना आपके लिए खराब हो सकता है, आपकी गरिमा के लिए खराब हो सकता है, आपके पूरे व्यक्तित्व के लिए खराब हो सकता है। और आप इस कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत कर रहे हैं कि ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच हो रही है। लेकिन सोचिए, वो बात कोई और सुन रहा है और आपने उसमें ऐसी ऐसी आपत्तिजनक बातें की हैं कि अगर कोई सुन ले तो आपको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सामाजिक रूप से आपका बहिष्कार हो सकता है, या फिर आपका कोई ऐसा प्लान जो बहुत सीक्रेट है वो उजागर हो सकता है। तो जब आपको अगर ऐसा एहसास हो जाएगा कि आपका फोन टैप हो रहा है, उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा? क्या आप उतने ही फ्री तरीके से, उतने ही आसानी से, उतने ही खुले दिमाग से किसी से भी कुछ भी बात कर लेंगे, ये सोच के कि जिसको सुनना है सुने? या फिर आप रेस्ट्रिक्ट फील करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं कोई सुन रहा है, तो आप फोन पर बातचीत करना पसंद नहीं करेंगे, जो ऐसी बातें हैं जो कि बहुत राज वाली बातें हैं, जो गोपनीय किस्म की बातें हैं। जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा ना कि कई सारे सीन में कहा गया कि ऐसी बातें करना फोन पर ठीक नहीं होगा, मैं मिलकर बात करता हूं। तो सवाल है कि फोन टैपिंग जो हो रहा है, क्या वो निजता के अधिकार का उल्लंघन है या नहीं? 90s के दशक में फोन टैपिंग का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक फेमस केस आया। PUCL करके एक संस्था है जिसने याचिका दाखिल की, और फोन टैपिंग को लेकर कहा गया कि भाई ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। निजता का अधिकार, उस समय क्या सवाल था भाई, निजता का अधिकार आर्टिकल 21 का हिस्सा है या नहीं है? फोन टैपिंग निजता के अधिकार का उल्लंघन है या फिर नहीं है? ये समस्या आ गई। तो PUCL केस बहुत ही फेमस है 1996 का, कई जगह 97 लिखा होगा। इसका फैसला 18 दिसंबर 1996 को आया था, लेकिन 96 हो या फिर 97 हो, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। फोन टैपिंग का इशू आया सबसे पहले, और राइट टू प्राइवेसी का मसला बहुत ज्यादा उछला जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। पहले जो फोन टैपिंग वगैरह हुआ करते थे, कैसे होता था भाई? सरकार ही कराती थी। सरकार कैसे कराती थी? क्योंकि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 में फोन टैपिंग को लेकर प्रावधान दिए गए थे। ऐसा नहीं है कि बिना किसी लॉ के फोन टैपिंग कराया जाता था, और फोन टैपिंग कई बार जरूरी भी हो जाता है। ठीक है, क्यों जरूरी हो जाता है? मान लीजिए कोई आतंकवादी घटना को रोकना है और दो लोगों के बीच में कोड में बातचीत चल रही है कि देखे है ना मूवीज में कि भाई आज नाश्ता मुंबई में होगा। अब ये डिकोड करने वाला समझ जाता है कि नाश्ते का मतलब क्या हुआ। इस बातचीत को सुने बिना कैसे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है? तो इंटरसेप्ट किया जाता है कॉल को, और ये बहुत पहले से हो रहा है, ऐसा है नहीं कि पहली बार हो रहा है। तो इसके प्रावधान कहां थे? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 में इसके लिए प्रावधान दिए गए थे। लेकिन
विस्तृत तौर पर इसके गाइडलाइंस नहीं दिए गए थे कि किन किन गाइडलाइंस का पालन करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। प्रावधान उसके एक सेक्शन में था इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 में, और इसी के उस सेक्शन को की संवैधानिकता पर सवाल उठा था पीयूसीएल के केस में। ठीक, तो पीयूसीएल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई फोन की टैपिंग मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। क्यों है? पहली चीज, अगर आप फोन टैपिंग करते हैं तो सबसे पहले तो आप उसके वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता उसको आर्टिकल 19 में मिली हुई है उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। मैंने कहा ना कि अगर आपको यह पता चल जाएगा कि आपका फोन आपकी बातचीत कोई और सुन रहा है, उसको रिकॉर्ड कर रहा है या सुन भी रहा है, तो आप अपनी अभिव्यक्ति को फिर प्रतिबंधित कर लीजिएगा, मतलब रेस्ट्रिक्शंस लगा लीजिएगा। आप वो बात नहीं कीजिएगा जो आप खुले तरीके से कर सकते थे। ठीक है, वो कैसी भी बातचीत हो, वो आप राष्ट्र स्तर पर किसी सुरक्षा की बातचीत को ले लीजिए या फिर अपने दोस्त के साथ कोई बातचीत कर रहे हैं उसको भी ले लीजिए। दो लोगों के बीच की बातचीत को अगर कोई तीसरा सुन रहा है तो इन दो लोगों के वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर यह एक रेस्ट्रिक्शन है, यानी उनका हनन है। आर्टिकल 19 के तहत 19(1)(a) के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे लिए मौलिक अधिकार है। अब इस मौलिक अधिकार का हनन कैसे हो जाता है? जब कोई हमारी बातचीत को सुन रहा हो तो फिर वो हमारे इस मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम फिर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाएंगे ना, हमें रेस्ट्रिक्शन फील होगा। जैसे एक केस ऐसा मार्केट में आ गया कि भाई ऐसा एक फोन टैपिंग का मामला हुआ। अब जैसे ही हुआ कि फोन टैपिंग का मामला हुआ, मान लीजिए किसी बड़े राजनेता के या बड़े अधिकारी के फोन को टैप किया गया किसी वजह से, हो सकता है उसकी वजह हो, और वो ऑर्डर के साथ होता है तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 के तहत किया गया। लेकिन बाकी जितने वैसे लोग होंगे जिनकी संभावना होगी फोन टैपिंग की, वो अब एक्सप्रेस करना बंद कर देंगे, तो उनकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है उसका हनन हो जाएगा। तो जिसका फोन टैप हुआ वो सबसे पहले उसके किस अधिकार का हनन हुआ? आर्टिकल 19(1)(a) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई निजता का अधिकार, फोन टैपिंग का जो केस है वो निजता के अधिकार का हनन है, प्राइवेसी का हनन है। ये दो लोगों की प्राइवेट बातचीत के बीच में अगर आप इन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक तो ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का हनन है, दूसरा निजता के अधिकार का हनन है। और निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। और ये किस केस की बात हो रही है? पीयूसीएल केस की। तो 19 और 21 दोनों का ही उल्लंघन बताया गया। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि भाई इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 जो है उसमें ये तो प्रावधान है उसके सेक्शन में कि हम फोन टैप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया है, विस्तृत गाइडलाइन नहीं दिया गया है, दिशा निर्देश नहीं दिया गया है, आधार नहीं बताया गया है कि किन किन आधारों पर हम ऐसा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई दिशा निर्देश हम बता देते हैं, राज्य की सुरक्षा के आधार पर आप फोन टैप कर सकते हैं, मित्र देशों के साथ संबंध के आधार पर आप कर सकते हैं, कोई ऐसा कॉल इंटरसेप्ट किया जा सकता है, हो सकता है दो देशों के बीच संबंध को बिगाड़ने के लिए ही वो बातचीत चल रही हो और इस बात का इंटेलिजेंस से इसकी सूचना आई हो, तो उस केस में हम ऐसा परमिट कर सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जा सकता है, भारत की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए फोन टैप किया जा सकता है, राज्य की सुरक्षा, इस तरह के जो क्लॉज जो आप देखेंगे आर्टिकल 19(2) में या 19(2) से लेकर 19(6) तक दिए गए हैं ना आधार, तो वो रीजनेबल है, तार्किक हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मौलिक अधिकार को सीमित करने के जो आधार होंगे वो आनुपातिकता परीक्षण को पास करना चाहिए। आपने अगर पहले के एपिसोड्स देखे होंगे, पहले की क्लासेस, तो जिस अनुपात में रिक्वायरमेंट है उद्देश्य के साथ उस अनुपात का
टेस्ट होना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही रेस्ट्रिक्शन लगना चाहिए और तार्किक होना चाहिए, अतार्किक नहीं होना चाहिए। हमने एक उदाहरण में बातचीत की थी कि अगर मान लीजिए एक रिपोर्ट आई है कि दिल्ली एनसीआर में हर साल 50,000 बाइकर्स की मौत हो जाती है सड़क दुर्घटना में, और मान लीजिए इस रिपोर्ट के आधार पर एक कानून पास किया गया कि अगले 5 सालों के लिए दिल्ली एनसीआर में कोई भी बाइक नहीं चलाएगा। ठीक है, तो यहां सरकार का उद्देश्य क्या था? सड़क दुर्घटना को रोकना। विधायिका का उद्देश्य क्या है? सड़क दुर्घटना को रोकना, सड़क दुर्घटना में लोगों की जान जा रही है उसको रोकना। लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया वो आनुपातिकता के परीक्षण को, वो प्रोपोर्शनल नहीं है, उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए तार्किक नहीं है, रीजनेबल नहीं है, नहीं प्रोपोर्शनल है। यहां क्या होना चाहिए था? यहां होना चाहिए था कि भाई हर जगह चेक पोस्ट लगाइए, कहीं भी अगर बिना हेलमेट के कोई ट्रेवल कर रहा है, बाइक चला रहा है, राइड कर रहा है, तो उस पर क्या लगाइए? जुर्माना लगाइए। लेकिन ऐसा अतार्किक निर्णय नहीं किया जा सकता, कानून नहीं बनाया जा सकता कि अब कोई 5 साल तक बाइक ही नहीं चलाएगा। ठीक है, तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई इन आधारों पर तार्किक तरीके से आप इस अधिकार का हनन कर सकते हैं, अदरवाइज फोन टैपिंग निजता के अधिकार का में शामिल है, और निजता के अधिकार का जब उस पर रेस्ट्रिक्शन लगेगा उसके कुछ आधार होंगे, उसके गाइडलाइंस होंगे। अगला एक महत्वपूर्ण केस है पुट्टास्वामी केस 2017, जिसका जिक्र आप बहुत बार देखेंगे, और इस मामले को कई बार कहते हैं आधार मामला। जब आधार बायोमेट्रिक लिंक होने लगा, जब आपके अंगूठे के निशान, आंख के रेटिना के, इन सब को जब लेने लगी सरकार ने कहा कि भाई आधार अपना अपडेट कीजिए और आधार बनवाइए, आधार कार्ड से अपने डेटा को लिंक कीजिए। तो फिर ये समस्या आई कि वो आधार के लिए जो आप डेटा दे रहे हैं वो सुरक्षित है कि नहीं है। कई ऐसे केसेस आए जिसमें दावा किया गया कि जो लिंक करने के लिए, आधार के लिए जो डेटा दिया गया था, जो व्यक्तिगत जानकारियां दी गई थी, वो सारा लीक कर गया। मतलब वो किसी और कंपनी के पास चला गया, कहीं सेल हो गया, या फिर किसी ने हैक कर लिया। जब इस तरह की समस्याएं आई तो ये बहुत बड़ी समस्या थी कि भाई हम अपनी पर्सनल जानकारी सरकार के साथ शेयर कर रहे हैं, उस पर्सनल निजी जानकारी को आपने अपने डेटाबेस में लिया और वो डेटाबेस सुरक्षित नहीं है, तो ये तो निजता के अधिकार का हनन हो गया, क्योंकि हमारी प्राइवेसी को खतरा हो गया। हमने अपनी पर्सनल जानकारियां आपको दी और वो डेटा लीक हो गया। तो आधार लीक मामला पुट्टास्वामी केस 2017 में है, जिसमें सरकार ने कहा कि राइट टू लेफ्ट अलोन व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। राइट टू लेफ्ट अलोन मतलब भाई ये आपका घर है, ठीक है, आप पूरी दुनिया में घूम कर आते हैं और जब शाम को अपने घर में चले जाते हैं तो आप अपने घर में अपने परिवार के मेंबर्स के साथ या फिर अकेले इस घर में रहते हैं, और इस घर में किसी और को अधिकार नहीं है कि यहां इन कर जाए। आपके घर में बिना आपकी इजाजत के कोई भी अंदर नहीं आ सकता, ये एकदम तय बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसी तरीके से आपका निजता का अधिकार आपका घर है, और उस निजता के अधिकार में, इस निजता के अधिकार के परिधि में कोई भी बाहरी तत्व अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, यहां आपका यह दावा है कि भाई मुझे अकेला छोड़ दो, इसमें ये मेरा प्राइवेट स्फेयर है, इसमें कोई भी अंदर नहीं आ सकता, कोई भी इसका हनन नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई यही निजता का अधिकार है, ये इसका जो प्राइवेट स्फेयर है व्यक्ति का, इसमें कहीं से भी इंक्रोचमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी एक तरीके से राइट टू लेफ्ट अलोन है, मुझे अकेला छोड़ दो, और ये निजता के अधिकार में शामिल है। ठीक है, जाहिर सी बात है इस पूरे मामले पर, आधार लिंक मामले पर, सरकार चाहती है कि भाई आधार लिंक कीजिए और पूरे देश के एक एक नागरिक का आधार लिंक हो,
एक एक नागरिक का डेटा सरकार के पास रहे। सरकार ये भी चाहती थी कि आधार को मैंडेटरी किया जाए, अनिवार्य किया जाए। कई सारी सर्विसेज, मान लीजिए अगर आधार अनिवार्य कर दिया जाता तो बहुत सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड तब तक नहीं होती जब तक कि आधार आप लिंक नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर कहा है कि भाई आधार को अनिवार्य नहीं कर सकते। सरकार का तर्क यह है आधार लीक मामले में, पुट्टास्वामी केस में, कि राइट टू लेफ्ट अलोन संभव नहीं है। राइट टू लेफ्ट अलोन मतलब अकेले छोड़ देने का अधिकार। यानी सरकार, तो देखिए संबंध क्या होता है, सरकार निजता के अधिकार को चाहेगी कि आपको फुल फ्लेज्ड मिले, या सरकार चाहेगी कि निजता के अधिकार पर सरकार की दबिश डली रहे, पड़ी रहे। सरकार चाहेगी आपके निजी जो भी डेटा हैं उसमें ताक झाक सरकार की बनी रहे। यहां सुप्रीम कोर्ट वो रोल निभाता है जो बताता है कि नहीं, निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, इसमें आप इंक्रोच नहीं कर सकते। सरकार तो चाहती है कि आप क्या कर रहे हैं उस एक एक डेटा का उसके पास हिसाब हो, ठीक है। और वो उसके पीछे तर्क क्या देती है, भाई उसके लिए तो आप जैसे एक्स व्यक्ति हैं, आप कह रहे हैं आप बहुत अच्छे आदमी हैं, उसके लिए एक्स वाई जेड सब पर निगाह रखती है। पता चलता है कि भाई कोई के व्यक्ति जो है टेररिस्ट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए भी मजबूरी है कि निगाह रखें। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि निजता के अधिकार में हनन नहीं करना है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 है, राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी है, वो मौलिक अधिकार है। तो सरकार और न्यायालय के बीच ये तर्क वितर्क चलते रहता है। सरकार ने कहा कि राइट टू लेफ्ट अलोन संभव नहीं है, और दूसरा कि निजता के अधिकार को परिभाषित करना संभव नहीं है। कैसे तय करेंगे कि निजता का अधिकार इस चीज को कहते हैं? मान लीजिए आप गए किसी मॉल में, वहां सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है, आप एयरपोर्ट गए, चेकिंग हो रहा है। अब आप अगर कहेंगे कि भाई हम चेकिंग नहीं करवाएंगे, क्यों? क्योंकि वो आपके बॉडी को टच कर रहा है, तो आप कह सकते हैं ना कि भाई ये मेरे निजता के अधिकार का हनन है। शरीर आपका निजी है और वो टच कर रहा है अगर, तो ये दावा किया जा सकता है कि भाई निजता के अधिकार का हनन है। और ऐसा नहीं है, ये सारे मामले भी गए हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। तो सरकार का दूसरा तर्क ये था कि भाई निजता के अधिकार को परिभाषित करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। जैसे हम उस लकीर को पहचान नहीं पाएंगे, डिफाइन नहीं कर पाएंगे जिसके आगे वो निजता के अधिकार में शामिल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट पर कोई सिक्योरिटी चेक कर रहा है, उसको चेक करने का आधार है, लेकिन अब इसी में कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई ये निजता के अधिकार का हनन है, तो इसको परिभाषित करना बड़ा मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी ये बात बिल्कुल सही है मिस्टर सरकार, कि निजता के अधिकार को परिभाषित करना मुश्किल काम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए पुट्टास्वामी केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसलिए निजता के अधिकार को केस बाय केस डील करेंगे, और केस बाय केस मतलब जब जब केस आएगा उस केस में इसको और अधिक स्पष्ट करते चलेंगे। तो पहली बात क्या करना, परिभाषित करना, क्योंकि संभव नहीं है, इसलिए केस टू केस इसकी स्पष्टता व्याख्या के जरिए बनेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुट्टास्वामी केस में। दूसरी बात, निजता के अधिकार
अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है और 19 की तरह ही इसका दायरा भी बड़ा है। जैसे सेक्सुअल ओरिएंटेशन, किसी व्यक्ति का सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भी उसके वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ध्यान रखिए, इसी चीज को आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जब हम LGBTQ का मामला पढ़ रहे होंगे, जो कि अभी चल रहा है। और आर्टिकल 377 जो आपने सुना भी होगा, आर्टिकल 377 के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट का मत ये था कि भाई निजता का अधिकार 21 के अंदर है, 21 का दायरा 19 की तरह ही विस्तृत है। ठीक वैसे ही जैसे सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है किसी व्यक्ति का, वो उसके एक्सप्रेशन का पार्ट है, उसके उस मौलिक अधिकार का हिस्सा है, वाक एवं अभिव्यक्ति की मौलिक अधिकार का हिस्सा है। ठीक है। और दूसरी बात कि परिभाषित करना संभव नहीं है निजता के अधिकार को, इसलिए केस बाय केस हम लोग इसको ज्यादा डिफाइन करते चलेंगे, समझते चलेंगे। अब आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है भुला दिए जाने का अधिकार। इसको कहते हैं अंग्रेजी में राइट टू बी फॉरगॉटन। ध्यान रखिए, भूलने का अधिकार नहीं है ये भुला दिए जाने का अधिकार है। एक तो होता है भूलने का अधिकार, तो भूलने का अधिकार की बात नहीं हो रही है, याद रखने और भूलने का अधिकार नहीं। ये हो रहा है, आप कह रहे हैं कि भाई मुझे भुला दिया जाए। राइट टू इरेज, राइट टू रिमूव, कब ये कंडीशन आता है? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि 90 के दशक में 95 में किसी पर एक मामला चला, उसको अदालत ने सजा दे दी, सजा हो गई इसको 10 साल या 20 साल, जो भी सजा हो गई, 10 साल की सजा हो गई। ये आदमी जब अपनी सजा काट के आया तो अब ये एक सामान्य आदमी की तरह रहना चाहेगा, क्योंकि इसने जो गुनाह किया उसकी सजा उसको मिल गई। एक और कंडीशन हो सकता है, बाद में कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि भाई इसने गुनाह किया ही नहीं, ठीक है, लेकिन इससे जुड़ी उस समय की सारी खबरें गूगल बाबा पे मिल जाएंगी। ये किस चीज में अक्यूज था, क्या आरोप लगे, क्या अपराध किया, और जरूरी नहीं है कि कॉन्क्लूसिव रिपोर्ट आपको मिल जाए। हो सकता है एक ऐसी भी खबर हो जिसमें लिखा गया हो कि एक्स आदमी जो है वो इस अपराध से कोर्ट ने इसको बरी कर दिया, लेकिन उसके पहले जितनी तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके बारे में जितनी तरह की कहानियां लिखी हुई हैं, डेटा है, ये सब गूगल और बाकी सर्च इंजन प्लेटफॉर्म्स पर भरी हुई हैं। तो हो सकता है कोई पढ़े, उसको ये ना पता चले कि इसको बरी भी किया गया था, बल्कि उस पर रेप का अक्यूज्ड है वो, बस इतना ही पता चले। भुला दिए जाने का अधिकार का मतलब ये है कि इस डेटा को इरेज किया जाए, हटाया जाए। ठीक है, वैसा डेटा जो व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर है। निजता के अधिकार का मतलब क्या हुआ? निजता के अधिकार का मतलब हुआ कि यह डेटा सार्वजनिक नहीं है। देखिए, दोनों में अंतर क्या है? भुला दिए जाने का अधिकार और निजता का अधिकार, दोनों में क्या अंतर हुआ? निजता के अधिकार में कोई बात सार्वजनिक नहीं है, और इसको सार्वजनिक नहीं किए जाने का यह अधिकार है कि वो सार्वजनिक नहीं है, नहीं होगा। भुला दिए जाने का अधिकार इसका उल्टा है। भुला दिए जाने का अधिकार में कोई बात सार्वजनिक है, ठीक है, कोई रिपोर्ट, कोई उस समय का वीडियो, कोई भी ऐसी बातचीत जो इंटरनेट पर है, ये जो सार्वजनिक है, इंटरनेट का मतलब उस समय के पत्रिका में भी अगर छपा है, कहीं भी है, तो ये जो सार्वजनिक है, इसको इरेज करने की बात हो रही है। राइट टू इरेज, खत्म कीजिए, इसको हटाइए, ताकि अब शांति से वो आदमी जीवन अपना जी सके।
और ये केस अभी चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिस पर सुनवाई होगी। एक डॉक्टर ने इसमें याचिका डाली है दिल्ली हाई कोर्ट में, अभी फरवरी 2023 का ही ये मामला है, ठीक है। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद गिल्डा वर्सेस भारत संघ और अन्य, यही मामला है। इस मामले में ये जो डॉक्टर साहब हैं, ये बहुत ही फेमस डॉक्टर रहे हैं, विश्वविख्यात डॉक्टर रहे हैं, HIV एड्स के खिलाफ बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर रहे हैं। 99 का केस है, तो अभी से कितना हो गया, 24 साल पुरानी बात हो गई। 24 साल पुरानी बात है। 24 साल पुराने केस में इनको अक्यूज बनाया गया, नेग्लिजेंस की वजह से किसी की डेथ हुई, और प्रोक्योरमेंट को लेकर भी इन पर आरोप था कि HIV एड्स की दवाइयां ये बाहर से प्रोक्योर करते थे और उनको यहां मिसयूज करना, इस तरह की चीजें हुई 1999 में, ठीक है। तो इन्होंने एक याचिका डाली है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसको सुनवाई करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। और दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका पड़ी है उसमें कहा गया है कि भाई जो पुराने सारी ये रिपोर्टिंग हुई है और जो उस समय के डेटा और जो आर्टिकल्स वगैरह इंटरनेट पर हैं, उन सबको हटाया जाए, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं भुला दिए जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगॉटन, ठीक है। इस अधिकार की शुरुआत कहां से हुई? 2014 में एक फेमस केस था, गूगल स्पेन केस, इंडिया में नहीं, बाहर। गूगल स्पेन केस में इस मामले की शुरुआत हुई 2014 में, और 2016 में यूरोपियन यूनियन ने एक जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन बनाया, GDPR, इसमें इसको शामिल किया, रिकॉग्नाइज किया। तो जो GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन में जो गाइडलाइंस जारी हुई थी, उसमें यूरोपियन यूनियन ने रिकॉग्नाइज किया राइट टू बी फॉरगॉटन का, भुला दिए जाने के अधिकार को वहां पर यूरोपियन यूनियन ने पहचाना, जगह दी। भारत में जब मामला चला पुट्टास्वामी केस में ही, पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया कि यूरोपियन यूनियन ने जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन में भुला दिए जाने के अधिकार को शामिल किया है। अब आप समझ गए कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। भाई ज्यादा संकट क्या है, अगर आप कहें कि 30 साल पुरानी कोई बात किसी FM चैनल पर तो चल नहीं रहा होगा, उसके वीडियोस भी मिलने मुश्किल हैं। सबसे बड़ा संकट है इंटरनेट। इंटरनेट पर जो चीज जारी हो गई, जिसके बारे में रिपोर्टिंग हो गई, भाई आज के डेट में भी वीडियो बन रहा है, 20-20, 30-30 साल पहले के वीडियोस बन रहे हैं, ठीक है। तो वो जो वीडियोस बन रहे हैं, अब उनको हटाना कितना बड़ा चैलेंज है। इंडिया में तो फिर भी चलिए, अब ये पूरी दुनिया ग्लोबल हो चुकी है। तो मान लीजिए कि आप इंडिया में हैं या फिर XYZ कंट्री में हैं, उस कंट्री से मान लीजिए उसकी सरकार से कह के आपने पूरा सर्च इंजन को कंप्लेन भिजवाया हटा दिए जाने के लिए, और सब कुछ हुआ। लेकिन ग्लोबल स्तर पर, दुनिया भर के स्तर पर ये डेटा इतना फैल चुका है, उसको इंटरेस्टिंग कहानी बना के कोई वीडियो बना रहा है, उस समय की स्टोरीज चल रही हैं। अब ये एक बड़ा चैलेंज है इंटरनेट की दुनिया में कि इसको भुला दिए जाने के अधिकार को कायम रखा जाए। तो इंटरनेट सर्च, डेटाबेस, वेबसाइट इत्यादि से जो व्यक्तिगत जानकारी आधारित डेटा है, जो कि सार्वजनिक कर दिया गया है, जो अब अप्रासंगिक है और अब अनावश्यक है, उसको हटाने का अधिकार है। भाई उसका ना रेलेवेंस बचा है, ना कोई इंपॉर्टेंस बचा है, उसको हटा दिया जाए, ठीक है। दूसरी बात, भुला दिए जाने के अधिकार में एक और कॉन्सेप्ट काम करता है,
कि भाई किसी ने अपराध किया, अपराध की सजा मिल गई अपराधी को सजा जब मिल गई तो मकसद क्या है इस अपराध की सजा को देने का, कि वो व्यक्ति अपनी सजा काटने के बाद समाज की मुख्य धारा में वापस लौट आए। हमने देखा था ना कि न्याय की व्यवस्था ही इस बात पर टिकी हुई है कि सुधारात्मक न्याय व्यवस्था है, सुधार होना चाहिए, रिफॉर्मेटिव होना चाहिए, सुधार कर उसको वापस समाज की मुख्य धारा में ले आना मकसद है। ये मकसद नहीं है कि उसको समाज से काट देना। तो समाज की मुख्य धारा में वापस ले आने के बीच में एक ये बड़ा हर्डल क्या है, उससे जुड़ी जानकारियां जो चारों तरफ फैली हुई हैं, वो कभी भी इसको समाज में की मुख्य धारा में ले आने के बीच में एक बाधा खड़ी कर देंगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिस पर रेप का अक्यूज है वो, और वो सजा काटकर वापस लौटना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो वापस आता है ये समाज उसका बहिष्कार कर देता है, ठीक है, उसको बाहर कर देता है। ये किसी कंपनी में नौकरी करने जाता है, इसका अतीत वहां भी पीछा नहीं छोड़ता, नौकरी भी नहीं मिलती। नौकरी मिल भी गई, अगले दिन इसके बॉस को पता चला कि भाई ये तो रेप का एक्यूज रहा है, इसको नौकरी से बाहर कर दिया। जहां रेंट के लिए जा रहा है किसी के मकान लेने के लिए, लोग कह रहे हैं ना भाई तुमको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आज के डेट में आप एक बार नाम डालिएगा, आ गया, किसी ने बताया, कह रहे देख लो भाई, सर्च कर लो, वीडियो देख लो, पता चल गया। तो ये एक बड़ी समस्या है कि जो न्याय की हमारी अवधारणा है उसके लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता है जब उससे संबंधित डेटा चारों तरफ फैले हुए हैं। तो पुट्टास्वामी केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भुला दिए जाने का अधिकार आर्टिकल 21 में शामिल है और राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है, निजता के अधिकार में शामिल है भुला दिए जाने का अधिकार। ध्यान रखिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी दिल्ली हाई कोर्ट में मामला आया है, इसमें बहुत सारे पक्ष हैं, बहुत सारे डिबेटेबल इश्यूज हैं। जैसे पहला आप ही लोग में से किसी ने पूछा है कितना आसान है कि डेटा को हटा दिया जाए, भारी चुनौती है। तो इसको अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया ही है कि निजता के अधिकार में शामिल है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना इतना बड़ा मुश्किल है। जैसे निजता के अधिकार में ही सरकार का क्या तर्क था कि निजता के अधिकार को डिफाइन करना मुश्किल है। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे? तो वैसे ही यहां भी समस्या, इसकी चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दूसरी बात पुट्टास्वामी केस में कि एक तो ये हो गया कि भाई निजता के अधिकार में शामिल है भुला दिए जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगॉटन, और अगर इस अधिकार का हनन होता भी है तो युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के आधार पर इस अधिकार का हनन किया जा सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा मामला है जिसमें कानूनी दायित्वों की पूर्ति के लिए उसको बनाए रखना जरूरी है, उसके रिकॉर्ड को, तो ऐसे तो सारे मामले हैं, कोर्ट के परिसीमा से बाहर तो नहीं जा सकते हैं, कोर्ट में जो जजमेंट होते जा रहे हैं उसके रिकॉर्ड तो रखने ही पड़ेंगे। तो इस केस में कानूनी दायित्वों की पूर्ति के लिए ऐसा किया जा सकता है, राइट टू बी फॉरगॉटन के अधिकार का हनन हो सकता है, उस पर सीमाएं आरोपित हो सकती हैं। सार्वजनिक हित में ऐसा किया जा सकता है, जनहित में किसी सूचना के संरक्षण की अगर जरूरत हो गई तो उसको भी रखा जा सकता है। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या से संबंधित जो रिकॉर्ड्स होंगे उसमें अगर ये दावा किया जाए कि भाई इस पूरे रिकॉर्ड को हटा दिया जाए, तो ये सोचने वाली बात होगी कि इस रिकॉर्ड को हटाया जा सकता है या फिर नहीं जा सकता है। सूचना का संरक्षण या तो जनहित में हो जाए या ऐतिहासिक अध्ययन इत्यादि के लिए हो जाए या वैज्ञानिक अध्ययन इत्यादि के लिए हो जाए, तो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। पक्ष में क्या तर्क है? भुला दिए जाने के पक्ष में क्या तर्क है? राइट टू बी फॉरगॉटन के पक्ष में क्या तर्क है? पहला तर्क तो ये है जो हमने बात किया कि भाई निजता को कायम रखने के लिए एक जरूरी है। क्यों उसकी सारी बातें, उस व्यक्ति की सारी बातें सार्वजनिक रहें, ठीक है, जो पर्सनल स्फेयर की उसकी बातें हैं, ठीक है, उस समय हुआ, फिर मामला आया, उस समय रिपोर्टिंग हुई, उसमें बहुत सारी ऐसी भी रिपोर्टिंग हुई, जैसे सुशांत सिंह हत्याकांड में आपने देखा होगा कि खूब सारी ऐसी रिपोर्टिंग हुई जिसका कोई आधार नहीं था,
ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोग डिफेम भी होते हैं। अब वो रिकॉर्ड में रह गया तो वो व्यक्ति कह सकता है ना कि इसको हटाइए, ये मेरी निजता के अधिकार का हनन है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। चलिए, दूसरी बात वही जो मैंने कहा कि सामाजिक बहिष्कार की स्थिति आ जाती है। सामाजिक कलंक को खत्म करना, किसी व्यक्ति के विवाह संबंधित जो परेशानियां आ जाती हैं, भाई उसके मान लीजिए कि कोई अक्यूज्ड बना, उस पर दोष साबित नहीं हुआ, लेकिन उससे रिलेटेड इतनी सारी खबरें चल रही हैं, अब वो उसकी शादी होनी है, उसकी शादी ही कहीं नहीं हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, रेंट पे घर नहीं मिल रहा है, समाज में अलग तरीके से उसको देखा जा रहा है, इन सब और ये सब उसके अधिकारों का हनन है। तो इन सब से बचाव के लिए जरूरी है कि भुला दिए जाने का अधिकार दिया जाए। अपराधी की गोपनीयता की बात तो हम कर ही रहे हैं कि भाई अपराधी को जो संकट है, अपराधी या फिर दोषी कर लीजिए, इनकी गोपनीयता की बात तो है ही, लेकिन सोचिए जो पीड़ित है उसकी भी गोपनीयता, खास करके महिलाओं, अगर कुछ यौन हिंसा या फिर बलात्कार जैसे मुद्दे हैं, उसमें महिलाओं की गरिमा को बचाए रखने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो पीड़ित यानी अपराधी और दोषी के साथ साथ पीड़ित की गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए भी भुला दिए जाने के पक्ष में तर्क दिया जाता है। एक आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, आप देखते हैं रिपोर्टिंग, ऐसे भी जो मीडिया हाउसेस रिपोर्टिंग करते हैं उसमें भी कई बार खबरें गलत आ जाती हैं, आधी अधूरी जानकारी पर रिपोर्टिंग हो जाती है। और अब रेगुलेशन की जरूरत है। इतने सारे पत्रकार हैं अब भारत में तथाकथित तौर पर कि हर पत्रकार अब एक यूट्यूब चैनल खोलकर बैठे हुए हैं। तो हो सकता है वो कहीं मेन स्ट्रीम में ना भी हों, लेकिन वो अपने आप से स्वकथित पत्रकार हैं। अब वो जब जानकारियां देते हैं, कई बार तो मैं देखता हूं यूट्यूब पर तो अचंभित हो जाता हूं। जैसे मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में लिखा कि उनकी मौत हो गई अभी अभी। मैंने न्यूज़ चैनल देखा तो ऐसी कोई खबर ही नहीं थी। और ऑलमोस्ट जितने बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, अमिताभ बच्चन साहब से लेकर और बाकी सबके मौत की खबरें चलते रहती हैं। क्यों? व्यूअरशिप चाहिए। तो एक इस तरह की भी दिक्कत है। और आधी अधूरी जानकारी पर जो रिपोर्टिंग हो रही वो तो है ही। इन तरह की चीजों पर लगाम लगाने के लिए भी ये जरूरी है कि किसी व्यक्ति को भुला दिए जाने का अधिकार दिया जाए। और अगर यह अधिकार दिया जाएगा तो सहमति का महत्व बढ़ेगा। भाई बिना आपकी सहमति के आपके बारे में डेटा, आपके बारे में जानकारियां दूसरे तक नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं स्प्रेड होनी चाहिए, इस बात का भी महत्व बढ़ेगा। विपक्ष में क्या तर्क है? विपक्ष में तर्क है कि अगर आपने भुला दिए जाने का अधिकार दे दिया तो प्रेस क्या करेगा, पब्लिश कैसे करेगा, और पब्लिश की हुई चीजों को कितना हटाते रहेगा। भाई आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर हमने कह दिया कि व्यक्ति को भुला दिए जाने का अधिकार भी उसका मौलिक अधिकार है, जो कि है, ठीक है, इस पर अभी चल भी रहा है और पुट्टा स्वामी केस में कहा भी गया है, चीजें और स्पष्ट होंगी। लेकिन
विपक्ष में तर्क ये है कि ये तो आर्टिकल 19 के मौलिक अधिकार का हनन हो गया। आर्टिकल 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है और प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अलग से कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही हिस्सा है वो। ऐसे में जब हम कहते हैं भुला दिए जाने का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, तो आर्टिकल 19(1)(a) का क्या होगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या होगा? ये उसके खिलाफ है, प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ है। ठीक, ये एक तरीके का सेंसरशिप हो गया, या सेंसरशिप से भी आगे बढ़कर कहें कि भाई क्या होता था पहले जमाने में, एक खबर छपती थी, गलत छप गई, माफीनामा दिया जाता था अखबारों में, संपादक की तरफ से एक माफीनामा दे दिया जाता था कि भाई हमसे ये चूक हुई है। यहां मान लीजिए चूक हुई है या नहीं हुई है, दोनों ही कंडीशन में आपको माफीनामा नहीं देना है, आपको वो अपना सारा पब्लिश किया हुआ मटेरियल हटाना है। तो उसके पब्लिश करने का अधिकार था 19 के तहत, उस अधिकार का क्या हुआ? प्रेस की स्वतंत्रता जो मिली है उसी अधिकार के तहत, उस अधिकार का क्या होगा? दूसरा, सूचना का अधिकार भी इससे प्रभावित होगा। कैसे? सरकार के पास, स्टेट के पास एक बहाना मिल जाएगा कि भाई हम ये सूचना नहीं दे सकते क्योंकि ये राइट टू बी फॉरगॉटन का फलां व्यक्ति के अधिकार का हनन है। तो राज्य द्वारा इसके दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत इंटरनेट की चुनौती, कहां कहां से डिलीट करते चलेंगे। पॉर्न वाले केस पर आपने देखा होगा कि सुप्रीम जो सरकार ने बैन लगाने की कोशिश की, या इस तरह के वीडियोस जो डिस्प्यूटेड हैं, जिनको हटवाया गया है, सरकार की तरफ से हटवाया गया है, उन वीडियोस को फेक वीडियोस हैं, कोई इस तरह का वीडियो है जो कि हमारे सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, अब इसको हटवाया गया, यहां से डिलीट हो गया, यहां से डिलीट हो गया, हर तरफ से डिलीट हुआ, एक डोमेन नया बनाकर किसी ने कहीं और जारी कर दिया इंटरनेट पर। भारत में आप समझ रहे हैं हट गया है, कहीं फॉरेन कंट्री में दिख रहा है। टेक्निकली तो बहुत लोग शार्प हैं, नए नए डोमेन नेम के साथ, नए नए डोमेन एड्रेस के साथ उसको जारी करते जा रहे हैं और वो फैलते जा रहा है। ठीक है। तो इंटरनेट की अलग चुनौती है कि कैसे इसको अश्योर किया जाए कि भुला दिए जाने का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो इसको अश्योर कैसे किया जाएगा कि आपके इस अधिकार का हनन नहीं होगा। आप ग्लोबल, जो इंटरनेट की ग्लोबल पहुंच की चुनौती है, उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये एक बड़ी समस्या है। ठीक। और सरकार द्वारा दुरुपयोग इसका बहुत आराम से हो सकता है, क्योंकि सरकार आपसे सूचनाएं अगर छिपाना चाहेगी तो इस आधार पर छुपा लेगी। भाई किसी न किसी मामले में डेटा देने में, जानकारी देने में कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति संस्था का जब इन्वॉल्वमेंट होगा तो सरकार चाहे तो उसका दुरुपयोग कर सकती है कि भाई देने से मना कर दे। ठीक है। तो दोनों ही तरह से सूचना के अधिकार के तहत सूचना का अधिकार जो है वो भी प्रभावित होगा, और सरकार चाहे तो विभिन्न क्षेत्रों में इसके दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाएगा। ये इसके विपक्ष में बातें चल रही हैं। अभी देखिए इसके कॉन्क्लूजन क्या होगा। ध्यान रखिए, पुट्टा स्वामी केस में कहा गया है कि भुला दिए जाने का अधिकार निजता के अधिकार में शामिल है। आगे सुप्रीम कोर्ट का कोई ना कोई मामला आएगा। इस तरह के जो केसेस हैं उन पर नजर बना के रखना बहुत ही जरूरी है। ऐसे ही 2021 में भी दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला आया था। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का क्या पक्ष है? 2017 का पुट्टा स्वामी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही माना है, यूरोपियन यूनियन के रेगुलेशन का जिक्र करते हुए। भाई मैंने कहा ना 2014 में ही ये मामला गूगल स्पेन मामले से उठा और 2016 में यूरोपियन यूनियन के रेगुलेशन में इसको शामिल किया गया, जगह दी गई, और वहां से फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में पुट्टा स्वामी केस में उस बात का जिक्र किया, उस रेगुलेशन में शामिल होने के लिए का जिक्र किया। 2021 में ही दिल्ली हाई कोर्ट में एक और मामला आया था
एक अमेरिकन सिटीजन थे, ठीक है, जिन्होंने राइट टू बी फॉरगॉटन का दावा किया था कि भाई ये मेरा मौलिक अधिकार है, और आप यहाँ गूगल वगैरह को, सर्च इंजन्स को कहिए कि इस डेटा को हटाया जाए। मैं इनका नाम था जोरावर मुंडी, जेएस मुंडी था शायद, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2021 का मामला है। अच्छा, ये सब पूरे मामले आपको याद नहीं रखने हैं, सारे मामले याद करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये अमेरिकन सिटीजन थे, इन पर कुछ मामला था। अमेरिका में इनको नौकरी नहीं मिल रही थी। इन दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि भाई मेरे केस का डेटा हटवाया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2021 में उस मामले में डायरेक्शन दिया था कि भाई इनके डेटा को हटाया जाए, ठीक है। तो कोर्ट का रुख अभी तक क्या है? भुला दिए जाने के अधिकार को, राइट टू बी फॉरगॉटन को कोर्ट मानकर चल रहा है कि भाई ये आपके निजता के अधिकार में शामिल है, आर्टिकल 21 का पार्ट है। और इस पर क्योंकि अभी चल रहा है मामला, तो इसलिए आपको नजर बना के रखना होगा। चलिए, अब एक क्लास में और हम लोग जो पढ़ लेंगे, आर्टिकल 21 के तहत एक मामला चल रहा है LGBTQ से रिलेटेड, और ये मामला है समलैंगिक विवाह का, ठीक है। समलैंगिक विवाह वैध है या फिर नहीं है, ठीक। और क्योंकि समलैंगिक विवाह का मामला आप पढ़ेंगे तो यहाँ आर्टिकल 377 और उससे रिलेटेड केसेस आपको आईपीसी का सेक्शन है, सॉरी आर्टिकल नहीं, सेक्शन 377 और उसकी वैधता का प्रश्न क्या क्या रहा, उन सब चीजों को देख लेंगे और उसके बाद आर्टिकल 21 से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मुलाकात होगी। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।